हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। है आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर, और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की क्लास 8th की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हम क्लास 6th क्लास 7th कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम क्लास 8th पढ़ रहे हैं। क्लास 8th की अगली वीडियो है, इससे पहले 3-4 वीडियोस ऑलरेडी कवर की जा चुकी हैं क्लास 8th की। तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। इसको देख लेने से एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपकी पूरी रेडी हो जाएगी। ज्योग्राफी 70 से 80% या 90% तक भी हम जा सकते हैं कहते हुए कि ये एनसीईआरटी से कवर हो जाती है। बाकी बचता है 10% या 15% की तैयारी। वो हमारी जो दूसरी किताबें हैं, चाहे महेश बनवाल सर की किताब हो, जीसी लियोंग की किताब हो, या फिर माजिद हुसैन सर की किताब हो, उनसे भी कवर किया जा सकता है। बेसिकली 80% के करीब जो हमारी ज्योग्राफी है वो एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाती है। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। गाइस बताना चाहूँगा कि साथ ही साथ एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 1 महीना है, 26 दिसंबर से पेपर स्टार्ट है मेंस के। तो 26 दिसंबर से जब पेपर स्टार्ट हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड में ग्रुप सी के एग्जाम के लिए, चाहे वो पटवारी लेखपाल का एग्जाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, बंदी रक्षक का एग्जाम हो, तो ग्रुप सी के एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्राइम बैच चल रहा है, आर सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो इसको ज्वाइन कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, फुल गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस पीड ग्रुप भी चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और आज जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो देखते हैं, ये सब चीज़ हमने पिछली बार पढ़ ली थी और आज हमें पढ़ना है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी से, यानी कि जो पानी की उपलब्धता है उसमें जो समस्या आ रही है, तो उसकी चीज़ों को हम देखते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। ज्योग्राफी के अंदर या एनसीईआरटी की खासियत ये है कि एनसीईआरटी में जो लिखा रहता है सिर्फ वही नहीं पढ़ना होता, रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि लाइनों के बीच में चीज़ें छुपी रहती हैं, उनको समझाना अति महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है, पानी की कमी दुनिया के कई इलाकों में है, ये हम देख सकते हैं, हमें पता भी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और एंटायर ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें तो पानी की, फ्रेश वाटर की सप्लाई की वहाँ पे शॉर्टेजेस हैं। कहाँ कहाँ पर देखें, पूरा अफ्रीका, लगभग लगभग आप अफ्रीका की बात करें, पश्चिमी एशिया की अगर हम बात करें, जहाँ पे सऊदी अरेबिया, इसराइल और जितने भी ये देश आते हैं, मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, साउथ एशिया का हिस्सा हो, जैसे अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान तक जाएं हम, तो सब जगहों पे पानी की दिक्कतें हैं। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, पश्चिमी यूएसए का अगर हम हिस्सा देखें तो वहाँ पर भी पानी की बहुत दिक्कतें हैं। मैक्सिको में दिक्कत है। साउथ अमेरिका के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा आपको, और लगभग लगभग पूरा ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टिबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। यानी कंट्रीज़ जो ऐसे जलवायु क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे क्लाइमेटिक जोन्स में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है, वहाँ पर पानी की कमी होती ही होती है। दस वाटर शॉर्टेज मे बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कैरसिटीज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। यानी कि अगर हम देखें तो पानी की कमी किस वजह से हो रही है, तो पानी की कमी अपने आप में परिणाम है किस चीज़ का, मौसमी या वार्षिक वर्षा में जो भिन्नता होती है। यानी कि जो सीजनल रेनफॉल होती है या वार्षिक एनुअल रेनफॉल जो होती है,
उसमें अगर कमी हो रही है उसके वजह से भी सूखा पड़ता है। बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब ये हो सकता है कि जो आपके पानी के स्रोत हैं, जो आपके जल के स्रोत हैं, अगर आपने उनको ओवर एक्सप्लॉयट कर दिया, यानी कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसका दोहन कर दिया, तो वहाँ से भी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। तो बात ये आती है कि अगर शॉर्टेजेस हो रही हैं और पानी का दोहन ज़्यादा हो रहा है, तो हम पानी का संरक्षण कैसे करें, यानी कि जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, जल संसाधन हैं, उनका संरक्षण किस तरह से किया जाना चाहिए, उसके ऊपर देखते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेंट्स। तो यानी कि जो हमने दूषित पानी, अनट्रीटेड पानी, पार्शली ट्रीटेड सीवेज को हमने पानी में छोड़ दिया, नदियों में छोड़ दिया, एग्रीकल्चर में जो हमने केमिकल डाले, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाले, वो चले गए, कीटनाशक चले गए पानी के अंदर, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो ख़राब पानी है, अगर वो चला जाता है वाटर बॉडीज़ में, तो वाटर बॉडीज़ में जब ये जाता है तो यही मुख्य कारण है जो पानी को ख़राब कर रहे हैं। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो यही पानी को पॉल्यूट करते हैं किस चीज़ से? उन केमिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रेट होता है, मेटल होते हैं, हैवी मेटल होते हैं, धातु होते हैं, और पेस्टिसाइड होते हैं, यानी कि कीटनाशक होते हैं, जो उस पीने योग्य पानी को प्रदूषित कर देते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। ज़्यादातर ये जो केमिकल्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि ये जो जैव निम्नीकरणीय हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली, स्वतः ही, अगर हम देखें अपने आप ये पर्यावरण में रह के ख़त्म हो जाते हैं, उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। कि बायोलॉजी से, बायो से डिग्रेड हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो अपने आप स्वतः ख़त्म ना होती हो, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ इस तरह से मान लेते हैं किसी जानवर की बॉडी है, डेड बॉडी है उसकी, और अगर आप उसको छोड़ देंगे जंगल के अंदर प्रोसेस कैसा होता है? डेड बॉडी को पहले तो कुछ जानवर खा लेते हैं, दूसरे जानवर खा लेते हैं, और बाद में वो डेड बॉडी अपने आप मिट्टी में मिल जाती है, यानी कि वहीं पे उस पर डिकम्पोजर्स काम करते हैं, और अलग अलग छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो काम करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये अपना में बायोडिग्रेडेबल होता है। लेकिन वहीं पे अगर प्लास्टिक है तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। एक प्लास्टिक आज बनने के 1000 साल बाद तक भी हम मान सकते हैं वो प्लास्टिक वातावरण में, पर्यावरण में रहेगा। तो अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ये जो केमिकल्स हैं ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ख़त्म नहीं होते, और धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू ये पानी में मिलकर वापस से आते हैं, और जब इंसान पानी पीता है तो उस पानी के अंदर ये प्रदूषित पानी में आ सकते हैं जो इंसान पी रहा है। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। तो जो वाटर पोल्यूशन है कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स। तो वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इन एफ्लुएंट्स को ट्रीट करके, यानी कि इन चीज़ों को हम पानी में ना छोड़ें डायरेक्टली, पहले उसको ट्रीट करें, उसके बाद इसमें छोड़ें, तो ही हमारा काम होगा। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वन होंगे, वेजिटेशन लगा हुआ होगा, तो सतह पर बहते हुआ पानी की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पानी अच्छी मात्रा में ज़मीन के अंदर सोख पाएंगे। क्योंकि अगर पानी बहुत तेज़ी से आएगा तो ज़मीन उस पानी को सोख ही नहीं पाएगी, और पानी वो मिट्टी के साथ बह जाएगा। तो इसलिए अगर पानी की स्पीड थोड़ी स्लो होगी तो पानी मिट्टी में अंदर जा पाएगा, और मिट्टी में अंदर जाने के साथ साथ वो अंडरग्राउंड पानी को क्या करेगा? रिप्लेनिश भी करेगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो हमें पानी का संचयन है, जल संचयन है, वो अपना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की कमी रहती है, बारिश कम होती है। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। और जो नहरें बनाई जाती हैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करवाने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस नहर को भी क्या होना चाहिए? उसकी प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए। लाइनिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? लाइनिंग से अर्थात ये है कि लाइनिंग होने से, यानी कि सीमेंट की या कंक्रीट की अगर आपने लाइनिंग कर दी तो उसके वजह से क्या होगा कि साइड की जो मिट्टी होगी वो पानी नहीं सोखेगी। अगर आपने नहर में लाइनिंग नहीं करी तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि जो पानी है वो आसपास की जो मिट्टी है, आसपास का जो उसका बाउंड्री होगी वो सोखने लगेगी, और साथ साथ धीरे धीरे पानी का बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगेगा। तो पानी का नुकसान कम से कम हो उस जगह पे, तो मिट्टी यानी कि जो नहर है उसकी लाइनिंग करनी बहुत महत्वपूर्ण है। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। अब देखिए, एक जो इरिगेशन है, यानी कि जो हम
खेती में सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक तो होता है सरफेस रन ऑफ, यानी कि आपने सरफेस इरिगेशन उसको कहते हैं, कि आपने ट्यूबवेल चला दिया और सतह में पूरे खेत को पानी से भर दिया। एक तो वो होता है, उसके अंदर क्या होता है, पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। फिर एक आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि इस तरह से पाइप होगा, ये पानी का पाइप है जिसके अंदर पानी बह रहा है, और यहाँ पर हमने एक बीच में स्टैंड लगा दिया और इस पे एक स्प्रिंकल लगा दिया। और अब ये स्प्रिंकलर क्या करेगा, ये घूमता रहेगा, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा और ये चारों तरफ पानी छोड़ता रहेगा। तो इससे क्या होगा, मिट्टी जो है थोड़ी थोड़ी गीली होती रहेगी, इसके जितना भी ये एरिया कवर कर पा रहा है। तो इसके वजह से क्या मदद मिलेगी कि जो बहुत सारा पानी खर्च हो रहा था सरफेस इरिगेशन में, पूरी ट्यूबवेल चलाकर आपने पानी छोड़ दिया चलते हुए, उस पानी से आप बच जाएंगे। उतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस स्प्रिंकलर इरिगेशन में। और इससे भी महत्वपूर्ण, इससे भी अगला कदम अगर आपको जाना है, वो ज़्यादातर थोड़ा महंगा सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। अब देखिए ड्रिप इरिगेशन का क्या मतलब है, हमें ये पता है कि जो पौधा होता है वो जल कहाँ से लेता है, जहाँ उसका जो तना बिल्कुल ज़मीन के अंदर जा रहा होता है, जहाँ पे उसकी जड़ होती है, अगर वहाँ पानी मिलता रहे तो सबसे अच्छा होगा कि अगर वहाँ पे पानी मिलता रहे तो जड़ से पानी पौधे में जा पाएगा। तो अगर हम क्या करें, हम मान लेते हैं, अगर इस तरह से मैं आपको समझाऊं कि मान लेते हैं अगर यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, ये अगर पेड़ है, फिर यहाँ पे पेड़ है, तो अगर हम क्या करें, इसका जो ये एरिया है यहाँ पे मिट्टी होगी, हम यहाँ पे एक ड्रिप लगा दें या यहाँ पर एक ड्रिप लगा दें। अगर यहाँ पे ड्रिप लगा दें तो बिल्कुल इसकी जड़ों के पास ही पानी आएगा और उस पानी की वजह से सिर्फ इस एरिया में पानी आएगा। आसपास की जो मिट्टी है, पूरी जो मिट्टी होगी वो सब सूखी रहेगी, वहाँ पे हम कोई पानी नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उस जगह के पानी की कोई वैल्यू नहीं है अगर हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू सिर्फ उस पेड़ की जड़ में रेगुलर बेसिस पे एक एक बूंद दो दो बूंद करके वहाँ पे पानी गिर रहा है। तो वहाँ की मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहेगी, हमेशा नमी बरकरार रहेगी वहाँ पे, और पेड़ को सही मात्रा में पानी मिलता रहेगा। इसके वजह से आप मान के चलिए, अगर सरफेस इरिगेशन में आप एक कंपैरिजन के लिए देखें कि सरफेस इरिगेशन में अगर कहीं पे 100 लीटर पानी लगता है तो स्प्रिंकलर सिस्टम में उसी जगह पे 60 लीटर के आसपास पानी लग जाएगा, और ड्रिप इरिगेशन में अगर हम देखें तो 20 से 30 लीटर पानी में ही काम हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर 100 लीटर पानी का खर्चा हो रहा था खेती करने में, ड्रिप इरिगेशन में वहीं पे 20 से 30 लीटर मात्र पानी का ही खर्चा होगा। लेकिन इस सिस्टम को लगाने के लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उससे जो पानी की खपत है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ड्राई क्षेत्रों में विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। यही ड्रिप इरिगेशन मैंने आपको पूरा समझा दिया। वो यही कह रहा है, जो सूखे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है और जहाँ पे जो वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन है, उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई है, उन एरियाज़ में ड्रिप इरिगेशन बेस्ट रहेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम रूफ टॉप्स, यानी कि छतों से पानी को इकट्ठा किया जाता है, एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। यानी कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करा कि जो बारिश का पानी गिरा छत पे घरों की, हमने उसको पाइपों के द्वारा इकट्ठा किया और कहीं पे हमने इसको नीचे ग्राउंड पे स्टोर करवा दिया, जिससे कि हम उस पानी को बाद में यूज़ कर सकें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए उस पाइप को गहरी ज़मीन के अंदर छोड़ दें, जिससे कि पानी ज़मीन के अंदर जाता रहे और वहाँ जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज उससे होता रहे। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, जब एक बारिश होती है 2 घंटे के लिए, वो करीब करीब एक घर में से 8000 लीटर पानी को सेव कर सकती है। हर प्रति घर में से 8000 लीटर पानी सेव हो सकता है 2 घंटे की बारिश में। तो आप सोच सकते हैं, अगर हर घर ये करने लगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने लगे और ज़मीन के अंदर पानी जाने लगे, तो जो आज समस्या से हम जूझ रहे हैं, ये समस्या हमें आएगी ही नहीं। नेक्स्ट आता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। देखिए अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं या वन्य जीव हैं, वो हमें कहाँ मिलेगा? देखिए जो कॉन्टैक्ट जोन है, मान लेते हैं ये ज़मीन है, लिथोस्फेयर है, फिर ये हाइड्रोस्फेयर है, पानी है, और ये मान के चलिए ये एटमॉस्फेयर है, यानी कि वायुमंडल है। इन तीनों से जो कांटेक्ट करके ये जो जगह बनी है, इसी जगह पर हमें जीव मिलेंगे, इसको बोला जाता है बायोस्फीयर। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पशु या कोई भी पक्षी या कोई भी पेड़ पौधा, वो बिना पानी के, बिना ज़मीन के या बिना वातावरण के, तीनों में से अगर एक भी चीज़ की कमी हो तो वो नहीं रह पाएगा।
यानी कि अगर ज़मीन है और एटमॉस्फेयर है, पानी नहीं है तो भी नहीं रह पाएगा। पानी ज़रूरी है। पानी है, एटमॉस्फेयर है, लेकिन ज़मीन नहीं है तो भी नहीं रह पाएगा। यानी कि इन तीनों चीज़ों का होना एक साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर जो वो पौधा है या वो जानवर है वो ज़िंदा रह सकता है। तो इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उस जगह को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और जहाँ भी बायोस्फीयर होता है वहीं पे ज़िंदगी होती है, वहाँ पे लाइफ होती है। तो ये जो नैरो कॉन्टैक्ट जोन है, इसी को क्या बोला जाता है? इसको बायोस्फीयर बोला जाता है, जहाँ पे कोई भी आपको जीवन देखने को मिलेगा। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड। किसी भी बायोस्फीयर में जो लिविंग बीइंग्स हैं वो इंटर रिलेटेड रहते हैं, यानी कि जो जो प्राणी हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। ये जो जीवन रक्षक प्रणाली है पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में, इसी को जाना जाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और चाहे वो वेजिटेशन हो यानी कि जो वनस्पतियां हैं, और चाहे वाइल्ड लाइफ हो यानी कि जो वन्य जीव का जो पूरा दुनिया है, ये सब वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। अब देखिए प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? जो पेड़ पौधे हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। देखिए, एक हमने सुनते हैं वुड यानी कि लकड़ी, और एक टिम्बर सुनते हैं। टिम्बर को भी लकड़ी कहते हैं। तो वुड में और टिम्बर में क्या डिफरेंस है? बहुत ही बेसिक सवाल है, पता होना चाहिए कि वुड में और टिम्बर में, हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में दोनों को लकड़ी ही कहा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में डिफरेंस होता है, यानी इसके मीनिंग में डिफरेंस है वुड और टिम्बर में। क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं हमने एक पेड़ काटा, और पेड़ काटे भी या बिना भी काटे अगर हम देखें तो एक पेड़ पे जो लकड़ी होती है उसको लकड़ी कहा जाता है, यानी कि वुड कहा जाता है कि वो वुड है। पेड़ जो है वो वुड से बना हुआ है, पेड़ में वुड है। लेकिन उस पेड़ को काटने के बाद जब हम उसको इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी को तैयार करते हैं अपने घर में यूज़ करने के लिए, तब उसको हम टिम्बर कहते हैं। आप सीधे पेड़ से काट कर किसी लकड़ी को अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आजकल घर बन रहे हैं उसमें उस लकड़ी में से जो पानी की मात्रा होती है उसको ख़त्म करा जाता है, जिसको सीजनिंग ऑफ वुड कहा जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, पेड़ की जो लकड़ी होती है उसमें से सीजनिंग ऑफ वुड कहा जाता है, यानी कि उस लकड़ी में से पानी को निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर पानी होगा तो उसमें दीमक लगने के चांसेस, टर्माइट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए लकड़ी का सूखा होना बहुत ज़रूरी है। तो सीजनिंग ऑफ वुड कहा जाता है उसको। और जब उसमें से पानी निकल जाता है और वो लकड़ी यूज़ होने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है कि उसको घर के अंदर या किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तब हम उसको टिम्बर बोलने लगते हैं। तो ये डिफरेंस होता है वुड में और टिम्बर में। तो प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, शेल्टर्स देते हैं, जानवरों को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी को प्रोटेक्ट करते हैं जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शेल्टर बेल्ट के रूप में काम करते हैं, अंडरग्राउंड पानी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, हमें फल देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स दे रहे हैं, तेल देते हैं, ऑयल देते हैं, गम, मेडिसिनल प्लांट्स और ऑल्सो पेपर और कागज़ भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चीज़ आती हैं? एनिमल्स आएंगे, बड़े एनिमल्स हैं, पक्षी आएंगे, कीड़ मकोड़े हैं, और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी हैं, यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। तो वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें दूध प्रोवाइड करते हैं, मीट भी प्रोवाइड करते हैं, जानवर अपनी स्किन देते हैं और वूल देते हैं। इंसेक्ट जैसे कि जो हनी बीज हैं वो हमें शहद देती हैं, साथ साथ वैक्स भी मिलता है हमें। और फ्लावर्स के पॉलिनेशन में, यानी कि जो उनका जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है, फूलों का जो परागण में उस मदद करती हैं। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। और साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर डीकम्पोजर के रूप में भी उपयोग में आती हैं, यानी कि चीज़ों को नष्ट करने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। अब जो बर्ड्स हैं वो उन मच्छरों को खाती है, उन इंसेक्ट्स को खाती है। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। अब देखिए, पर्यावरण ने सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड वे में नेचर ने अपने आप को बना रखा है। यानी कि किसी भी जानवर को अगर हम ख़त्म कर देते हैं, वो अगर जानवर धरती में से लुप्त हो जाता है तो उसके वजह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है फूड चेन पे। अगर आप देखेंगे, अगर हम वल्चर की बात करें, जो गिद्ध है, तो जो गिद्ध है उसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल है।
वल्चर जो है प्रकृति के लिए अपने आप में एक स्कैवेंजर के रूप में काम करता है, यानी कि एक मेहतर के रूप में काम करता है। तो स्कैवेंजर क्या है, वो यहाँ पे क्या काम करेगा, जो डेड बॉडीज़ होती हैं जंगलों में, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उसको ख़त्म करने का काम कौन करता है, वल्चर करता है। अगर वल्चर ही नहीं रहेंगे तो वो डेड बॉडीज़ जंगलों में पड़ी रहेंगी, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। जब वो ख़त्म नहीं होंगी तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें आएंगी कि वहाँ से उन डेड बॉडीज़ से जो बीमारियां हैं वो फैलने लगेंगी। जैसे हम आज देख रहे हैं कि आज के टाइम पे वायरसेस इतने आ रहे हैं, अफ्रीका से वायरस बहुत ज़्यादा घूमता है और पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। तो वो क्यों फैल रहे हैं, क्योंकि डेड बॉडीज़ जो हैं जानवरों की वो ईजिली ख़त्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो वल्चर की पॉपुलेशंस हैं वो क्या हो रही हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। वल्चर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर। देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो वल्चर्स हैं वो किडनी खराब होने की वजह से मरती जा रही हैं। और वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विद डाइक्लोफिनेक, एक पेन किलर है दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन और ब्रूफेन। अब क्या हो रहा है कि डाइक्लोफिनेक एक ऐसा पेन किलर है जो गायों को या किसी दूसरे जानवर को लगाया जा रहा था, और उसके वजह से क्या होता है कि जब उन गायों को या उन जानवरों को तो आराम मिल जाता है, लेकिन जब वो जानवर मरते हैं और उनको वल्चर्स खाते हैं तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो डाइक्लोफिनेक क्या करता है, वो डाइक्लोफिनेक जो वल्चर की किडनी है, वल्चर की किडनी फेल कर देता है, और उसके वजह से जो वल्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं, यानी कि जो गिद्ध हैं वो बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं। एफर्ट्स आर ऑन टू बैन द ड्रग फॉर लाइव स्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर्स इन कैप्टिविटी। और देखिए अब एफर्ट्स यानी कि कुछ इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लाइव स्टॉक हैं, यानी कि मवेशी हैं, गाय भैंस हैं, उनके लिए जो ये डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन है ये उनको ना लगाया जाए, ये वाली दवाई उनको ना दी जाए, और जो वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, उनको कैप्टिविटी में उनको कहीं पे भी पालने का प्रयास करा जा रहा है कि कैद करके उनको उनका प्रजनन है वो करवाया जाए, जिससे कि उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जनसंख्या जो बहुत कम हो गई है उसको आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखें नेचुरल वेजिटेशन का, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण देखें, तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो जो वनस्पति की वृद्धि है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा तापमान है और नमी कितनी है। अगर तापमान ठीक ठाक होगा, नमी भी अच्छी होगी, तो वहाँ पर बहुत अच्छे वन पैदा होंगे, जिनको हम सदाबहार वन भी कहते हैं। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ वहाँ पे होते हैं। द फॉरेस्ट्स आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, यानी कि जो फॉरेस्ट हैं वो किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं, एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, यानी कि जहाँ पे भी फॉरेस्ट है आप मान के चलिए वहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत अच्छी मात्रा में है, तभी वहाँ पे बहुत घना जंगल आप देखने को मिलेगा आपको। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। जैसे जैसे जो मॉइस्चर का अमाउंट है, जैसे जैसे नमी की जो मात्रा है वो कम होती चली जाएगी, पेड़ों का जो साइज़ है और जो उनकी डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे पानी कम होगा वैसे वैसे पेड़ भी कम होते चले जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे आप सदाबहार वन से दूर जाते रहेंगे, जहाँ पर भी पानी की मात्रा, बारिश की मात्रा कम होती चली जाएगी, पेड़ धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आप रेगिस्तान के आसपास पहुँचेंगे जहाँ पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ पर आपको पेड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। यहाँ पे जहाँ पे एक मॉडरेट मध्यम एक बारिश होती है, वर्षा होती है, वहाँ पे आपको छोटे पेड़ मिलेंगे, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज मिलेंगे, और कुछ घास उगती हुई दिखेगी, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया के जो ग्रासलैंड्स हैं वो बन जाएंगे। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पे भी बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे आपको जंगली ये जो कांटे वाले जो चीज़ें होती हैं, श्रब्स हैं, स्क्रब्स हैं, झाड़ फूस है, वो देखने के लिए मिलेंगी। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो उन एरियाज़ में प्लांट्स के गहरी जड़ें चली जाती हैं, पत्तियाँ होती हैं जिनमें थॉर्नी कांटे लगे रहते हैं, वैक्सी सरफेस होता है, मॉइस्चर की कमी रहती है थ्रू ट्रांसपिरेशन। क्योंकि मॉइस्चर इसलिए कम, मॉइस्चर हम लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, यानी कि हमें जो मॉइस्चर की कमी करनी है, यानी कि मॉइस्चर, क्योंकि पहली बात तो मॉइस्चर है ही नहीं वहाँ पे, जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, तो जब उन एरियाज़ में मॉइस्चर नहीं है और हमें मॉइस्चर को बहुत कम मात्रा में इवेपोरेट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, जो पत्तियां हैं वो पत्तियां वहाँ पे कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो कांटे हैं वो क्या हैं, कांटे अपने आप में पत्तियां ही होते हैं, लेकिन वो पत्तियां किस रूप में हैं, वो पत्तियां इतनी छोटी हो गई हैं कि वो कांटों का रूप उन्होंने धारण कर लिया है।
टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेज ऑफ मॉसेज एंड लाइकेन। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टुंड्रा वेजिटेशन है, टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी? टुंड्रा वेजिटेशन देखने के लिए मिलेंगी जो बिल्कुल ठंडे इलाके हैं, जैसे आर्कटिक, साइबेरिया का जो क्षेत्र है, रशिया का जो साइबेरिया का जो क्षेत्र है, वहाँ पे हमें टुंड्रा वेजिटेशन देखने के लिए मिलेंगी। टुंड्रा भी अपना में एक रशियन भाषा का शब्द है। ये कोल्ड पोलर रीजन, बिल्कुल जो पोलर रीजन है, पोल वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर जो आपको वेजिटेशन देखने के लिए मिलेंगी, वहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगी? वहाँ पे आपको या तो मॉसिस यानी कि काई देखने के लिए मिलेगी, या फिर लाइकन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यहाँ से। बाकी आपको वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिए। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट है, कोई भी सेशन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।